हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये लाइट का जो ड्यूअल नेचर रहता है इसके बेसिस पे हम लोगों का ये टॉपिक आज देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग फोटोन, और जिसको हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं। फोटोन और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, भाई फोटोन का जो थ्योरी और क्वांटम थ्योरी जो हम लोगों का है, मैक्स प्लैंक का थ्योरी दिया हुआ है। मैक्स प्लैंक का कहना था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को वहाँ पर बोला गया था क्वांटा। उसी को बाद में फोटोन कहा गया है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं भाई फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। तो फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट में कहा गया है कि जो लाइट हम लोग का है वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में जब ट्रेवल करता है तो उसमें हर एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को ही फोटोन बोला गया है। और उससे हम लोगों का फोटोन का कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, हर एक स्पीड का स्पीड ऑफ ईच फोटोन इज स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट दिस स्पीड इन इज वैक्यूम और एयर। ये हम लोगों का लाइट का स्पीड वैक्यूम और एयर में होता है, बट इन एनी अदर मीडियम स्पीड हमेशा कम हो जाता है। किसी भी अदर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कम होता है। रियल मीडियम की बात हो रही है, नॉट हाइपोथेटिकल मीडियम। हाइपोथेटिकल मीडियम में तो कुछ भी हो सकता है। रियल मीडियम की बात करते हैं, v = c/n, दिस n इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से हम लोगों का ये v इधर आता है और ये इधर, तो वहीं से हम लोग लिख रहे हैं ये c/n। n का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, तो उस केस में हम लोगों का, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग ये देखते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है, दिस इज रिलेटिव परमिबिलिटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी का स्क्वायर रूट। अब रिलेटिव परमिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखते हैं। So this is the refractive index of medium. So n is always greater than for a real medium. That means कि v is always less than c. यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो भी है किसी अदर मीडियम में, रियल मीडियम में हमेशा कम होता है c से। नेक्स्ट, एनर्जी। किसी फोटोन का एनर्जी हम लोगों का कितना है, तो हर एक फोटोन का एनर्जी हम लोगों का होता है h न्यू। दिस न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज hc/λ। तो यहाँ पर लेमडा हम लोगों का वेव लेंथ एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा। और एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है हम लोगों का 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, या इसी को 4.14 × 10⁻15 वोल्ट सेकेंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड लिखते हैं, इधर लिखा है। अब अगर हम लोगों का एच का वैल्यू भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो एच और सी का वैल्यू जब पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम लोगों का जो वैल्यू आता है, एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं है, इसके करीब में रहता है, इसलिए इसको राउंड अप करके हम लोग इतना लेते हैं और ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन। तो ई का वैल्यू 12,400/λ, और जब लेमडा को एंगस्ट्रॉम में पुट करते हैं तभी हम लोगों का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। या इसी को अगर हम लोग 1240 लिखें तो उस केस में लेमडा को जब नैनोमीटर में पुट करते हैं तब हम लोगों का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो ये हम लोगों का एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। मास, इक्विवेलेंट मास फोटोन का कितना है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो लिख रहे थे, इसको अगर हम लोग आइंस्टीन थ्योरी से एनर्जी का जो वैल्यू है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस E = mc² से, तो इसको इक्वेट करते हैं अगर mc² से, तो उस केस में हम लोगों का m का वैल्यू यहाँ से h/c² और h/λ × c, एक c कैंसिल हो जा रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। तो दिस इज मास इक्विवेलेंट टू फोटोन। अब ये मास इनटू स्पीड ऑफ फोटोन हम लोगों का c है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इनटू स्पीड या वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। तो देयर इज मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h/λ।
तो ये मोमेंटम ऑफ वैल्यू हम लोग का रेस्ट मास इज ऑलवेज जीरो। भाई फोटोन कभी भी हम लोगों का रेस्ट पे रह नहीं सकता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। भाई किसी भी, अब लाइट ही चल रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये रुका हुआ है? नहीं, इट इज़ ऑलवेज इन मूविंग फॉर्म, यानी कि रेस्ट में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो उस केस में हम लोग का, अब ये चार्ज, फोटोन पे चार्ज है कि नहीं है, तो अगर हम लोग लाइट को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रीजन से पास कराते हैं तो उस केस में ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो इससे पता चलता है कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, दैट्स वाई इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और किसी मेटेरियलिस्टिक बॉडी की रेस्ट मास और मूविंग मास में जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मास। दिस इज गिवन बाय m इक्वल टू m नॉट divided by square root of 1 minus v square by c square, where this m नॉट इज कॉल्ड रेस्ट मास, यानी कि जब पार्टिकल रेस्ट पर था उस समय उसका मास। v is the speed of particle and this m is called moving mass, दैट मीन्स जिस समय वो मूव कर रहा होता है उस समय इसका मास हम लोगों का पार्टिकल का m। अब ये हम लोगों का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है सब। खैर अभी हम लोगों का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अभी हम लोगों को जानना नहीं है, अभी IIT में सुनने की जरूरत नहीं होती है, जो भी हम लोग का अभी एग्जाम देने वाले हैं। तो उस केस में हम लोगों का ये रिलेटिविस्टिक मास कहलाता है। और ये थ्योरी जो भी रिलेटिविटी से आया है, ये क्या बता रहा है कि अगर हम v का वैल्यू c कर दें, यानी किसी भी पार्टिकल का स्पीड c के बराबर हो जाए, तो उसका मास हमारा इन्फिनाइट हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि एनी मेटेरियलिस्टिक बॉडी कैन नॉट बी गिवन स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी मेटेरियल बॉडी को हम लोग स्पीड, लाइट की स्पीड के बराबर नहीं दे सकते मेटेरियलिस्टिक बॉडी को। तो ये हम लोगों का इक्वेशन है ये। वन मोर थिंग, फोटोन हम लोगों का जो होता है वो किसी मेटेरियलिस्टिक बॉडी से भी कोलाइड कर सकता है। और फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन इलेक्ट्रॉन से हम लोगों का कोलाइड कर सकता है। और ड्यूरिंग कोलिजन ये हम लोगों का एनर्जी और मोमेंटम जो भी होता है हमेशा कंजर्व होता है। जैसे कि हम लोग 11th में पढ़ते हैं कोलिजन में, उसमें मोमेंटम कंजर्व और एनर्जी कंजर्व पढ़ते हैं तभी जब हम लोगों का एक्सटर्नल फोर्स वगैरह जो भी है या कोलिजन वगैरह जो भी था, इलास्टिक या इनलास्टिक व्हाटएवर, अभी उसका डिस्कशन हम लोग नहीं करना है। इस केस में फोटोन जब भी हम लोगों का किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से कोलाइड कर रहा है, उस केस में इसका एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। एक एग्जांपल, अभी मास ऑफ फोटोन जो देख रहे थे, उसमें मास ऑफ फोटोन पे हम लोगों का एक एग्जांपल अगर देखें, फॉर एग्जांपल देयर इज अर्थ सरफेस, ये कोई हम लोगों का फोटोन, दिस इज अ फोटोन, ये यहाँ से अभी ये हाइट h है, इस समय इसका फ्रीक्वेंसी हम लोगों का न्यू। जब ये अर्थ सरफेस पे टकराएगा तो उस केस में इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा उसकी बात करें अगर, तो जब ये हम लोगों का टकरा रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी लेट अस सपोज दिस इज न्यू डैश। तो यहाँ से यहाँ तक में एनर्जी हम लोगों का क्या रहना चाहिए, कंजर्व, क्योंकि ये कोलिजन हो रहा है, अर्थ से कोलिजन हुआ, तो इसमें हम लोगों का एनर्जी, अब अर्थ इतना बड़ा है कि मूव तो नहीं कर सकता, दैट मीन्स कि इसी का एनर्जी हम लोगों का है। तो यहाँ पर एनर्जी में जो चेंज आया, इसका एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कितना, तो इनिशियली इसका हम लोगों का एनर्जी कितना ले सकते हैं, एच न्यू, यहाँ पे एच न्यू डैश। तो ये मास इसका अगर कंसीडर कर रहे हैं एम, तो इसका एनर्जी डिक्रीज किया, तो टोटल एनर्जी यहाँ पर और टोटल एनर्जी यहाँ पर कंजर्व होना चाहिए। दैट मीन्स कि बाय एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन राइट एच न्यू डैश विच इज फाइनल एनर्जी एच न्यू प्लस एम जी इंटू एच, फिर एम इज मास ऑफ फोटोन, इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन। इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखें, इसका वैल्यू अभी लिखे थे
h डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू सी और h न्यू सी स्क्वायर इंटू जी एच। यहाँ से न्यू फ्रीक्वेंसी हम लोगों का कितना आ गया, h से डिवाइड कर देते हैं तो न्यू प्लस और न्यू टाइम्स 1 प्लस जी एच डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। दिस इज फाइनल एनर्जी ऑफ फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन considering it as a particle. Now come to power and intensity. भाई पावर हम लोगों का पहले से जानते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इंटेंसिटी, दिस पावर इज एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। और इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाई नॉर्मल एरिया। और एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट नॉर्मल एरिया। इंटेंसिटी का डेफिनेशन थोड़ा सा क्लियर करें। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सरफेस, ये कोई सरफेस हम लोगों का है और यहाँ पर अगर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है या कोई एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है तो इस सरफेस के नॉर्मल जब इंसिडेंट होता है तो इस सरफेस का एरिया अगर हम लोग ए लेते हैं और एनर्जी इस पे जो इंसिडेंट हो रहा है डेल्टा ई इन डेल्टा टी, डेल्टा ई एनर्जी इंसिडेंट हुआ इन टाइम डेल्टा टी, सरफेस एरिया ए है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ उसका इंटेंसिटी क्या है, तो इंटेंसिटी इज आई, इसको आई से लिखते हैं हम लोग, डेल्टा ई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी और डिवाइडेड बाई एरिया, यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पे हम लोगों का है। तो ये बेसिकली हम लोगों का 1/a टाइम्स डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, और इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं तो आई इक्वल टू 1/a टाइम्स डी बाई डी टी, एंड दिस डी बाई डी टी नथिंग बट पावर, पावर डिवाइडेड बाई एरिया। ये हम लोगों का इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी हम लोगों का ये डिफाइन हो गया, पावर बाई एरिया बोलते हैं या एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। बट थोड़ा सा और प्रिसाइज वे में अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इफ देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो इस फ्लो ऑफ एनर्जी के परपेंडिकुलर, जैसे इस पॉइंट की अगर बात करें तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना है इसको देखने के लिए इस पॉइंट के अराउंड में हम लोग ये अगर यूनिट एरिया लें विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ एनर्जी, दिस इज यूनिट एरिया। किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी पता करना है तो उस पॉइंट के अराउंड में यूनिट एरिया कंसीडर किया जाए विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ एनर्जी। तो इस यूनिट एरिया से पर सेकेंड कितना एनर्जी पास करेगा, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। ये मतलब मोर प्रिसाइज वे में अगर इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हम लोग का ये, रफली थोड़ा सा बात करते हैं तो हम लोग का इन ये हो गया, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो ये डिफाइन हम लोग करते हैं कि इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट इन 1 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अब किसी पॉइंट सोर्स का इंटेंसिटी अगर हम लोग बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स, इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटेंसिटी पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स का हम लोगों का ये है, अगर पॉइंट सोर्स एस मान लेते हैं और लेट सपोज दिस पावर इज पी, ये सोर्स का पावर हम लोगों का, तो अब ये सोर्स का पावर अगर पी है तो इससे 1 सेकेंड में पी जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है चारों तरफ, और पी जूल एनर्जी हम लोगों का जो रिलीज होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों का बढ़ रहा होगा,
यहाँ से निकल के चारों तरफ फैल रहा होगा। तो किसी इंस्टेंट पर ये पी जूल एनर्जी हम लोगों का जब आर रेडियस के स्फीयर पे पहुंचेगा, ये जब ये पी जूल 1 सेकेंड में एनर्जी इमिट हुआ था और ये आर रेडियस के स्फीयर पे जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसमें यूनिट एरिया पे कितना एनर्जी आया यहाँ पर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया 4πr² और 4πr² पे हम लोगों का 1 सेकेंड में एनर्जी पी है। तो यूनिट एरिया पे एनर्जी जो होता है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। और यहाँ से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन हम लोगों का जा रहा था, इसलिए हमेशा हर एक पॉइंट पे ये नॉर्मली ही इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पर। तो इसलिए हम लोगों का नॉर्मल जो अभी डिफिनेशन में लिखे थे नॉर्मल एरिया, वो यहाँ पर वैलिड भी हो रहा है क्योंकि सरफेस के हर एक पॉइंट पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। तो इस केस में इससे आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी का जो वैल्यू हो जाएगा आई, विच इज पी डिवाइडेड बाई 4πr²। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट सोर्स एट अ डिस्टेंस आर। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंटेंसिटी फॉर गिवन सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² किसी भी अगर फार्मूले में या लॉ में आता है, दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये सोर्स का जो इंटेंसिटी है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। आर डिस्टेंस बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग का इंटेंसिटी कम। वैसे हम लोग देखते भी हैं किसी बल्ब से अगर जितना हम दूर जाते हैं तो उसमें लाइट का इंटेंसिटी कम होता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही हम लोग का है। और ये पॉइंट सोर्स के बजाय दिस वन इज फॉर पॉइंट सोर्स, फॉर पॉइंट सोर्स। अगर ये पॉइंट सोर्स के बजाय अगर हम कोई लीनियर से सोर्स ले लें, फॉर लीनियर सोर्स, लीनियर सोर्स के लिए अगर हम लोग देखेंगे दिस इज अ लीनियर सोर्स, और इस लीनियर सोर्स से जब लाइट हम लोगों का निकल रहा होगा तो ये हम लोगों का सिलिंड्रिकल वे में आउटवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा, जैसे ये लाइन है। तो इसके चारों तरफ लाइट अगर निकलेगा तो ये लेंथ ही तो रहेगा, ये इस तरह से फैलेगा और ये लेंथ वाइज भी रहेगा। तो ये सिलेंडर की तरह बढ़ रहा है। तो ये सिलेंडर में हम लोगों का जब सिलिंड्रिकल वे में बढ़ रहा होगा उस केस में किसी इंस्टेंट पर ये मान लेते हैं हम लोग का एल लेंथ और ये रेडियस आ रहा है। तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का वैल्यू अगर देखें, इफ सोर्स ऑफ पावर इज पी, तो इससे निकलने वाला अगर हम लोग का 1 सेकेंड में एनर्जी इस आर रेडियस के सरफेस सिलिंड्रिकल सरफेस और लेंथ एल है, तो इस टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हो गया सिलिंड्रिकल, तो सरफेस एरिया हो गया 2πr×L। तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं तो पावर डिवाइडेड बाई 2πr×L। दिस इज फॉर अ सिलिंड्रिकल सोर्स। इसका मतलब इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि सिलिंड्रिकल सोर्स में हम लोगों का वेयर पी इज पावर ऑफ सोर्स, पावर ऑफ सोर्स, इसमें हम लोगों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वेरी करता है सिलिंड्रिकल केस में। पॉइंट सोर्स के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² वेरी करता है। नाउ कम टू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स ऑन अ सरफेस। अब अगर ये रेडिएशन है तो इसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, इसका इंटेंसिटी कुछ होगा, इसमें फोटॉन्स जो भी होंगे उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज हैं। और ये सरफेस है जिसका कुछ एरिया होगा, लेट अस सपोज एरिया ऑफ सरफेस इज ए, और ये नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है। तो अब हम लोग कहेंगे कि इस सरफेस पर 1 सेकेंड में कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ। तो 1 सेकेंड में एनर्जी इंसिडेंट जो था दैट इज कॉल्ड पावर। तो इस रेडिएशन का पावर इस सरफेस पर कितना है, तो एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड हम होगा पावर P इक्वल टू
आई इंटू ए, क्योंकि अभी आई का वैल्यू पी बाई ए लिखे थे, तो इट इज आई इंटू ए। अब ये पावर हम लोगों का 1 सेकेंड में इंसिडेंट एनर्जी हो गया। तो 1 सेकेंड में अगर इतना एनर्जी है, और एनर्जी एक फोटोन का हम लोगों का कितना है, एच न्यू और एच सी बाई लेमडा, दिस इज एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड, विच इज आई इंटू ए। और एनर्जी एक फोटोन का हम लोगों का कितना है, इफ n photons, इंसिडेंट पर सेकेंड, देन अभी 1 सेकेंड में अगर n फोटोन इंसिडेंट होते हैं, तो n इंटू फोटोन का एनर्जी इक्वल टू दिस वैल्यू। 1 सेकेंड में n फोटोन है, तो इस n फोटोन का टोटल एनर्जी जो भी होगा दैट इज 1 सेकेंड एनर्जी इंसिडेंट। तो यहां से लिख सकते हैं n इंटू एच सी बाई लेमडा इक्वल टू आई इंटू ए। दिस इम्प्लाई दैट n इक्वल टू आई ए डिवाइडेड बाई एच सी बाई लेमडा। ये फार्मूला हम लोगों का, इसको याद रखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर सेकेंड किसी सरफेस पर नॉर्मली जब इंसिडेंट हो रहा है तब। और यहीं पर अगर हम लोगों का सरफेस पर अगर किसी एंगल पर इंसिडेंट हो जाए, ये अगर रेडिएशन किसी एंगल पर इंसिडेंट हो जाए, तो इस केस में इस सरफेस पर 1 सेकेंड में कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, एरिया इक्वल टू ए इस सरफेस का। और ये जो रेडिएशन था इसका इंटेंसिटी हम लोग का आई, और फ्रीक्वेंसी, और ये है वेवलेंथ। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि अगर वर्टिकल से थीटा एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, तो उस केस में हम लोगों का कितना इस पे एनर्जी इंसिडेंट हुआ 1 सेकेंड में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सरफेस था, दिस सरफेस, इसका एक कंपोनेंट लेते हैं हम लोग इसके परपेंडिकुलर में। ये रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रहा था इसे, इसके परपेंडिकुलर हम लोगों का इस एरिया का कंपोनेंट ले लेते हैं हम लोग। तो अगर ये हम लोगों का थीटा था, दिस एंगल इज थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। और ये 90 माइनस थीटा अगर होता है तो ये वाला एंगल हम लोगों का, दिस एंगल इज थीटा। और इस एरिया ए है, तो इसका ये जो कंपोनेंट होता है, दिस कंपोनेंट इज ए कॉस थीटा। अब ये ए कॉस थीटा जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया पे तो ये रेडिएशन नॉर्मली ही इंसिडेंट हो रहा था, और इतने सरफेस एरिया पे जो रेडिएशन इंसिडेंट होगा वही इस सरफेस पर भी पहुंच रहा होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पहुंचने वाला रेडिएशन पर सेकंड जो भी था, वो यहाँ पर सेकंड जो इंसिडेंट हो रहा है वही पहुंच रहा है। तो हम लोग इसके बजाय इस पे इंसिडेंट रेडिएशन पर सेकंड अगर निकालते हैं, तो जिसमें हम लोगों का ए लिखा है उसकी जगह पर आई ए कॉस थीटा लिख देंगे। तो दिस इज, ये हम लोगों का था इफ रेडिएशन इज इंक्लाइंड, if incident radiation is inclined, उस केस में हम लोगों का रेडिएशन हम लोगों का जब इंक्लाइंड हो गया, उस केस में पावर इंसिडेंट कितना लिख सकते हैं, पावर इंसिडेंट इज P equal to I into A cos theta. That's why number of incident photons,
पर सेकेंड, n इक्वल टू आई ए कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई एच सी बाई लैम्डा। ये जब इंक्लाइंड है तब, और ये जब नॉर्मल है तब, सॉरी इसके पहले जो देखे थे अभी, ये इंक्लाइन के केस में हम लोगों का। फर्दर मोर, इसमें अगर हम लोगों का इतना फोटोन इंसिडेंट हुआ तो उस केस में हम लोग का इसमें मोमेंटम हम लोगों का हर एक फोटोन का है, तो इस सरफेस पर एक सेकेंड में मोमेंटम कितना इंसिडेंट हुआ है। मोमेंटम इंसिडेंट ऑन द सरफेस पर सेकेंड n इंटू एच बाई लैम्डा। एक सेकेंड में n फोटोन इंसिडेंट हुआ है और एक फोटोन का मोमेंटम है h बाई लैम्डा, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि इंसिडेंट मोमेंटम इज n टाइम्स h बाई लैम्डा। और ये h बाई लैम्डा जो दिख रहा है हम मल्टीप्लाई कर दें तो विच इज आई ए कॉस थीटा बाई सी, दिस इज आई ए कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई, दिस इज द मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकेंड। किसी सरफेस पर जब रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है तो उस रेडिएशन की वजह से उस पर फोर्स कितना एक्सर्ट होता है, एंड इफ दिस फोर्स इज नॉर्मल टू द सरफेस देन व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रेडिएशन। रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। तो पहले सबसे सिंपल केस हम लोग कंसीडर करते हैं कि अगर हम लोगों का कोई सरफेस एरिया है, लेट अस सपोज दिस इज सरफेस एरिया, ये हम लोगों को कोई सरफेस था, इस सरफेस पर हम लोगों का रेडिएशन नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, द सरफेस, इसका एरिया हम लोगों का ए है, और ये रेडिएशन जो था इसका इंटेंसिटी, रेडिएशन इंटेंसिटी आई, फ्रीक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ लैम्डा। तो अगर हम लोगों का इसमें फोटोन इंसिडेंट हो रहा है और हर एक फोटोन के पास हम लोगों का मोमेंटम है, तो क्या इस पे मोमेंटम जब स्ट्राइक करेगा तो इसके मोमेंटम में चेंज होगा। तो फोटोन के मोमेंटम में जब चेंज होगा तो वो चेंज इस सरफेस की वजह से हो रहा है। दैट मीन्स कि इस सरफेस को भी उतना ही अपोजिट मोमेंटम ट्रांसफर करेगा हर एक फोटोन। तो हर एक फोटोन हम लोगों का जो भी था उस फोटोन्स पे फोर्स कितना लग रहा है, और जितना फोटोन्स पे फोर्स लगेगा उतना ही अपोजिट फोर्स इस सरफेस पर भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोगों का कोई पार्टिकल होता है, ये यहाँ टकराता है और यहाँ से रिबाउंड होकर इधर गया, तो ये इसके मोमेंटम में चेंज, अब इसके मोमेंटम में जो चेंज पर सेकेंड लेते हैं दैट विल बी द फोर्स। तो अगर हम लोगों का इस डायरेक्शन में जनरली मोमेंटम हम लोगों का चेंज हो रहा था नॉर्मल तरफ, इधर मोमेंटम हम लोगों का, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस रहा तो इसके पैरेलल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में आता है। तो ये मोमेंटम नॉर्मल डायरेक्शन में जब चेंज होगा तो उस केस में इसके पर सेकेंड जो चेंज आएगा दैट विल बी द फोर्स ऑन दिस पार्टिकल। और पार्टिकल पे जितना फोर्स होगा वो तो इसी सरफेस की वजह से लगा था, तो इस सरफेस पर भी तो अपोजिट रिएक्शन है न्यूटन थर्ड लॉ से। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कहीं पर भी अगर कोई चीज़ मोमेंटम इंसिडेंट हुआ तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा तो उतना ही अपोजिट बॉडी को मोमेंटम ट्रांसफर करता है वो। तो हम लोग ये अगर कैलकुलेट कर लें कि इसमें इस सरफेस पर इंसिडेंट होने वाले फोटोन का जो मोमेंटम है वो एक सेकंड में कितना चेंज आया, उतना फोर्स हम लोगों का फोटोन पे आ जाएगा और उतना ही अपोजिट फोर्स इस सरफेस पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कि यहाँ मोमेंटम जो इंसिडेंट हुआ है एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। तो सबसे पहले कि एक सेकंड में कितने फोटोन इंसिडेंट हुए हैं, तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स एक सेकंड में आई इंटू ए डिवाइडेड बाई एच सी बाई लेमडा, ये हम लोग मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकंड। तो इंसिडेंट मोमेंटम का वैल्यू
n इंटू एच बाई लेमडा। अब यहाँ से अगर इसको देखें n इंटू एच बाई लेमडा का वैल्यू विच इज आई ए डिवाइडेड बाई सी, दिस इज द इंसिडेंट मोमेंटम। ये इस सरफेस पर मोमेंटम इंसिडेंट हुआ इतना। अब यहां से सरफेस से हम लोग, ये पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, या तो ये सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाए, और या तो इसमें सारा रिफ्लेक्ट हो जाए सरफेस से, या इनके बीच का केस हो जाए, सम पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड। तो इन जनरल हम लोग कोई केस लेते हैं जिसमें कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर हम लोग कहते हैं इफ सम फ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड एनर्जी और इंसिडेंट एनर्जी, भाई इंसिडेंट एनर्जी ही कुछ अब्जॉर्ब हुआ है कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है, तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इंसिडेंट एनर्जी। दैट मीन्स कि अगर हम लोगों का फाइनल मोमेंटम देखें, ये सरफेस था हम लोगों का, ये इंसिडेंट मोमेंटम था, इतना इंसिडेंट हुआ, और रिफ्लेक्ट हम लोगों का कुछ हुआ, ये है फाइनल। तो जो फाइनल हम लोगों का है इंसिडेंट से तो हमेशा कम ही है, क्योंकि जितना इंसिडेंट हुआ है उतना ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, कुछ कम रिफ्लेक्ट हुआ है। दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज लेस देन एन इंसिडेंट। तो अगर हम बोल दें कि इसमें आर फ्रैक्शन इसका रिफ्लेक्ट हुआ है, इफ आर फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is reflected, then final momentum can be written as r into incident momentum, क्योंकि फाइनल बाय इनिशियल का ही रेशियो हम लोगों का आ रहा है विच इज ऑलवेज लेस देन 1, where r final divided by initial and this is less than 1। अब ये फाइनल मोमेंटम है, तो हम लोग कहेंगे कि फाइनल और इनिशियल इनमें चेंज कितने का हुआ, 1 सेकंड में है सारा, जो भी हम लोग ले रहे हैं 1 सेकंड में इंसिडेंट, और 1 सेकंड में इतना रिफ्लेक्ट हुआ, तो इनमें दोनों में जो चेंज आएगा दैट विल बी द चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। दैट्स व्हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। भाई डेल्टा पी हम लोगों का चेंज इन मोमेंटम था इन टाइम डेल्टा टी, और इसका वैल्यू हम लोगों का ये है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हम लोग इसमें से किसी को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो लेट अस सपोज फाइनल कोई इधर वाला पॉजिटिव ले लेते हैं हम लोग, और जब इधर वाला पॉजिटिव होगा तो इधर का नेगेटिव हो जाएगा। तो फाइनल पॉजिटिव लिए तो ये फाइनल वाला वैल्यू हम लोगों का ये था, इधर लिखा हुआ है आर इंटू पी इनिशियल माइनस पी आई, ये इंसिडेंट वाला। इसका मतलब हम लोगों का आर सॉरी पी आई और ये प्लस हो गया, तो इट इज 1 प्लस आर टाइम्स इंसिडेंट मोमेंटम। दैट मीन्स कि दिस इंसिडेंट मोमेंटम dp by dt, ये हम लोगों का पॉजिटिव लिया गया है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही हम लोगों का था फोर्स। दैट मीन्स, और ये पी आई का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस आर टाइम्स आई ए डिवाइडेड बाई सी। तो ये हुआ हम लोगों का फोर्स। अब जितना फोर्स इस फोटोन पे लग रहा था उतना ही अपोजिट फोर्स हम लोगों का इस सरफेस पे लगेगा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ रेडिएशन फोर्स का वैल्यू, दैट्स वाई रेडिएशन फोर्स इज radiation force F radiation is 1 plus R times IA by C. This implies that radiation force equal to radiation pressure, ये हम लोग का रेडिएशन फोर्स हो गया। रेडिएशन प्रेशर कितना, रेडिएशन प्रेशर P रेडिएशन इज रेडिएशन फोर्स डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। क्योंकि यहाँ नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा था इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं रेडिएशन बाई एरिया। तो यहाँ पर रेडिएशन फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया करते हैं 1 प्लस आर इंटू आई बाई सी। ये रेडिएशन फोर्स हम लोगों का जो भी लग रहा है। अब ये फोटोन इधर से आया था उधर चला गया, तो इसका मतलब इस फोटोन पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा होगा। तो अगर फोटोन पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा है तो इस सरफेस पे फोर्स नीचे की तरफ लगा होगा। तो कहने का मतलब है जिधर से इंसिडेंट होगा रेडिएशन उसी डायरेक्शन में सरफेस पे फोर्स लगता है। ये सिंपल वे में याद रख सकते हैं हम लोग, जिधर से रेडिएशन इंसिडेंट हुआ उसी डायरेक्शन में सरफेस पर फोर्स लग गया। अब यहाँ पर जो आर था वो डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर हम लोगों का पूरा एब्जॉर्ब हो गया रेडिएशन, दैट मीन्स कि फाइनल मोमेंटम विल बी जीरो। तो फाइनल मोमेंटम जब जीरो हो गया इसका मतलब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, और जब कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ इसका मतलब आर का वैल्यू जीरो। जब आर का वैल्यू जीरो रखेंगे तभी फाइनल का वैल्यू जीरो आएगा। तो इस केस में हम लोग कहते हैं देयर इज नो रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स आर इज जीरो। तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए आर का वैल्यू जीरो हो गया। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस दिस आर इक्वल टू वन, सॉरी आर इक्वल टू जीरो। और यही अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तो जितना इंसिडेंट था सारा रिफ्लेक्ट हो जाता, यानी कि P फाइनल विल बी P इनिशियल, उस केस में R का वैल्यू 1 होना चाहिए था। तो फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिस R इक्वल टू 1। और अगर इसमें हम लोगों का कुछ परसेंटेज रिफ्लेक्ट हो रहा है उस केस में, लेट सपोज इफ देयर इज 40% रिफ्लेक्शन, देन अगर 40% रिफ्लेक्शन होता है उस केस में आर का वैल्यू हम क्या लिखिए, इफ 40% इज रिफ्लेक्टेड देन, तो इंसिडेंट कितना हुआ था 100 भाई। 100 अगर इंसिडेंट हुआ उसमें से 40 रिफ्लेक्ट हुआ तो उस केस में हम लोगों का आर का वैल्यू कितना हो गया, रिफ्लेक्टेड बाय इंसिडेंट, एंड दिस इज 0.4। 40% रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब 100 इंसिडेंट हुआ। तो जो भी हम लोग का इंसिडेंट था वो 100% है, उसमें से 40 या 100 यूनिट जिसमें से 40 यूनिट हम लोगों का रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये हम लोगों का था रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर। अगर किसी सरफेस पर ये इंक्लाइंड अगर इंसिडेंट होता है उस केस में हम लोगों का रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू कितना है वो देखते हैं। जब ये सरफेस को हम लोग सीधा सीधा बनाते हैं, इस पर रेडिएशन हम लोगों का ऐसे इंसिडेंट हुआ, and this one is at an angle theta with the vertical। इस रेडिएशन का इंटेंसिटी आई, फ्रीक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ लैम्डा, ये रेडिएशन दिया हुआ है रेडिएशन। तो अभी हम लोग देखे थे कि इसमें जब ओब्लिक था उस केस में हम लोगों का पावर रेडिएशन, सॉरी पावर इंसिडेंट कितना था भाई, आई ए कॉस थीटा लिखे थे उसमें ए की जगह पर
अब यहाँ पर परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर हम लोगों का इसका कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये नॉर्मल से हम लोगों का एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। और ये 90 है ये, तो ये थीटा हो गया। तो ये वाला जो एरिया था हम लोगों का वो ए कॉस थीटा था, दिस एरिया, दिस इज ए कॉस थीटा। तो अब इसके थ्रू जितना हम लोगों का रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है वही यहाँ पहुंच रहा है। तो इसमें मोमेंटम इंसिडेंट कितना लिखेंगे? मोमेंटम इंसिडेंट, इंसिडेंट पर सेकेंड, पी आई इक्वल टू आई ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सी। भाई ये पावर रेडिएशन हम लोगों का था अभी अभी जस्ट पिछले केस में हम लोगों ने देखा था, आई ए कॉस थीटा बाई सी। अब यहाँ पर फाइनली अगर इंसिडेंट होता है तो ये हो सकता है कि सारा का सारा एब्जॉर्ब भी हो जाए, सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाए, या फिर से केस बनेगा कि जब कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो और कुछ पार्ट इंसिडेंट हो, सॉरी कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो, तो उस केस में हम लोगों का रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू कितना आएगा। तो मान लेते हैं कि कुछ इसमें हम लोगों का फ्रैक्शन इंसिडेंट जो भी हम लोगों का था उसका कुछ फ्रैक्शन ही हम लोगों का रिफ्लेक्ट हुआ है। ये अब इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, इधर इंसिडेंट हुआ और इधर रिफ्लेक्ट हुआ, और ये जितना एंगल था वही सेम एंगल यहाँ पर भी है। ये सरफेस था हम लोगों का, एंड दिस वन इज इंसिडेंट मोमेंटम, और ये हम लोगों का फाइनल मोमेंटम था। लेकिन अब ये इंसिडेंट मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं हम लोग, अभी वेक्टर छोड़ते हैं, वेक्टर तो दिखा ही रहे हैं हम लोग। अगर इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिख लें तो अभी हम लोग कहा, हमने कुछ एज्यूम किया कि आर फ्रैक्शन ही ये रिफ्लेक्ट हुआ, दैट मीन्स कि दिस वैल्यू इज आर टाइम्स पी इंसिडेंट। अगर ये आर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होता है तो इसका जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड वाइज का आर टाइम्स हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, दो डायरेक्शन में चेंज, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसको इधर एक्स मान लेते हैं और इधर वाई। तो ये इसका दो कंपोनेंट अगर लिखते हैं हम लोग यहाँ, ये और ये, उसी तरह से इसका भी दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो ये एंगल भी थीटा है, इधर थीटा था, ये एंगल थीटा है। दिस इज पी फाइनल ऑफ साइन थीटा, दिस इज पी फाइनल ऑफ कॉस थीटा। अब इसको हम हटा दें वेक्टर, इसके जगह पर दो वेक्टर ये ले रहे हैं, इसका कंपोनेंट लेते हैं तो दिस इज पी इनिशियल कॉस ऑफ थीटा एंड दिस वन इज पी इनिशियल साइन ऑफ थीटा। अब इसके जगह पर ये दो वेक्टर है, तो एक्स डायरेक्शन में हम लोगों का इनिशियल मोमेंटम ये है, फाइनल मोमेंटम ये है। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना चेंज हुआ? वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोगों का फाइनल मोमेंटम ये है, इनिशियल मोमेंटम ये है, तो वर्टिकल में कितना चेंज हुआ? तो हॉरिजॉन्टल में जिस रेट से चेंज होगा दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल फोर्स, और वर्टिकल में जिस रेट से चेंज होगा दैट विल बी द वर्टिकल फोर्स। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी फोर्स पैरेलल टू सरफेस, क्योंकि एक्स एक्सिस को ही पैरेलल टू सरफेस ले रहे हैं हम लोग, और ये हम लोग क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट मोमेंटम पर सेकंड लिए हुए हैं, तो ये पर सेकंड हम लोगों का फाइनल मोमेंटम भी है, और इन दोनों में जो चेंज है डायरेक्ट पर सेकंड चेंज विच विल बी द फोर्स। तो फोर्स पैरेलल टू द सरफेस कितना, फोर्स पैरेलल टू सरफेस एफ एक्स, इसको बोल देते हैं फाइनल माइनस इनिशियल
दैट इज पी फाइनल साइन थीटा आई कैप माइनस पी इनिशियल साइन थीटा आई कैप। भाई दोनों सेम डायरेक्शन में है, साइन थीटा भी कॉमन है, तो पी इस पी इनिशियल बड़ा था पी फाइनल, तो उसको माइनस कर देते हैं, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल टाइम्स साइन ऑफ थीटा आई कैप। और इसमें वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 1 माइनस आर टाइम्स मैग्नीट्यूड पी आई साइन ऑफ थीटा आई कैप। पी आई का वैल्यू ये है -1 माइनस आर टाइम्स आई ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई सी विच इज आई कैप। अब ये ब्रैकेट में जो टर्म है सब पॉजिटिव वैल्यू है। माइनस साइन जो बता रहा है व्हाट इज दिस फोर्स, ये फोर्स हम लोगों का किस पे आया, तो अभी हम लोग मोमेंटम चेंज किसका लिख रहे थे, फोटॉन्स का। तो बेसिकली ये जो आया है फोर्स ऑन द फोटॉन्स, फोर्स ऑन द फोटॉन्स किधर लगा है, निगेटिव ऑफ एक्स, यानी कि आई कैप माइनस आई कैप है ना, तो माइनस आई का मतलब फोटोन पे फोर्स इधर लगा है। तो जब फोटोन पे फोर्स इधर लगा है तो इस सरफेस पे फोर्स टुवर्ड्स राइट, दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द सरफेस एफ एक्स डैश इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, क्योंकि इसके अपोजिट होगा वो, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 माइनस आर टाइम्स आई ए कॉस ऑफ थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई सी आई कैप। ये हम लोगों का horizontal force on the surface. This is force on the horizontal force on the surface. Now come to vertical force. Vertical force on photons. Fy equal to इसका फाइनल मोमेंटम P फाइनल cos थीटा j कैप माइनस ये सॉरी दिस इज P इनिशियल P इनिशियल cos ऑफ थीटा माइनस j कैप, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो इट इज 1 प्लस और P फाइनल cos थीटा j कैप, और ये था r टाइम्स पी आई, इट इज़ 1 प्लस आर टाइम्स पी आई का वैल्यू इधर लिखा हुआ है आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी जे कैप। तो ये हम लोगों का फोटॉन्स पे आया। अब फोर्स, अब ये प्लस वैल्यू सारा था और ये जे कैप का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोटॉन्स पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन लगा तभी तो उधर रिफ्लेक्ट हुआ था। दैट मीन्स कि इस सरफेस पर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल, दैट्स वाई फोर्स vertical force on the surface Fy dash equal to minus of Fy, and it is minus 1 plus r times Ia cos square theta divided by C J कैप। और ये माइनस साइन बता रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब ये हम लोगों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए आर का वैल्यू क्या था 1, यानी पूरा का पूरा जब रिफ्लेक्ट होगा तो फाइनल मोमेंटम भी इनिशियल के बराबर होगा जब आर का वैल्यू 1,
इफ 100% इज रिफ्लेक्टेड, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाए तो कुछ पार्ट जब एब्जॉर्ब होगा, वैसे आर का वैल्यू जब 1 होगा तो उस केस में हम लोगों का, अभी यहाँ तो नहीं दिख रहा, हॉरिजॉन्टल सरफेस जो फोर्स था वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस आर था अभी, इसमें हम लोग लिखे थे 1 माइनस आर आई ए कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई सी, ये हम लोगों का हॉरिजॉन्टल फोर्स था। तो हॉरिजॉन्टल में हम लोगों का ये फोर्स आर का वैल्यू जब 1 होगा तो ये 0 हो गया, उस केस में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आया, सिर्फ वर्टिकल फोर्स आएगा इफ देयर इज 100% रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर 100% रिफ्लेक्शन नहीं हो तो उस केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आएगा, यानी सरफेस के पैरेलल भी आएगा सरफेस पर फोर्स, और वर्टिकल तो रहेगा ही, वर्टिकल इतना होगा, हॉरिजॉन्टल इतना होगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों के कहाँ मिल जाते हैं, हर जगह जहाँ पर भी फोर्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर रेडिएशन का फोर्स अप्लाई किया जा सकता है, और इस पे जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। और अबाउट रेडिएशन प्रेशर, इस केस में रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, तो रेडिएशन प्रेशर तो हम लोगों का हमेशा होता है नॉर्मल फोर्स बाय सरफेस एरिया, और नॉर्मल फोर्स ये था, तो उस केस में नॉर्मल फोर्स बाय एरिया करेंगे तो यहाँ से ए का वैल्यू डिवाइड कर दें फोर्स में, तो रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू which is Fy dash magnitude divided by A, and this is 1 plus R times I cos square theta by C. This is radiation pressure.